ये आकाशवाणी है। कोविड-19 विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत प्रस्तुत है कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर चर्चा, जिसे प्रस्तुत कर रहे हैं आकाशवाणी संवाददाता आनंद श्रीवास्तव। इस कार्यक्रम में आमंत्रित स्वास्थ्य विशेषज्ञ हैं डॉक्टर A.K. वार्ष्णेय। नमस्कार। उम्मीद पर आकाश टिका है। तमाम मुश्किलों और चुनौतियों के बीच जिंदगी उम्मीद का दामन थाम कर ही तो आगे बढ़ती है। संकट के इस दौर में भी हौसला मत खोइए, खुद पर भरोसा रखिए और एक बात अच्छे से आप सभी जानते हैं कि संकल्प से संघर्ष कब हारा है। राह कठिन है, सफर भी मुश्किल है, लेकिन सावधानियां बरतकर कोरोना को मात देने का हमारा लक्ष्य बहुत जल्द पूरा होगा। देशवासियों को सतर्क करने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना महामारी के खिलाफ एक जन आंदोलन शुरू किया है। आप सब भी इससे जुड़कर अपना योगदान दे सकते हैं। आपको बस ये करना है कि जहां भी जाइए मास्क पहनिए, सुरक्षित दूरी का पालन करिए और हाथों को बार बार साफ करते रहिए। और हां, अपने आसपास रहने वालों को भी इस जन आंदोलन के बारे में बताकर उन्हें इससे जोड़िए, तभी देश जीतेगा और कोरोना हारेगा। आकाशवाणी के इस खास कार्यक्रम के माध्यम से भी हम आपको सतर्क और जागरूक करने की कोशिश करते हैं। आज के इस कार्यक्रम में हमारे साथ हैं वरिष्ठ स्वास्थ्य विशेषज्ञ डॉक्टर A.K. वार्ष्णेय। डॉक्टर वार्ष्णेय, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। जी, धन्यवाद आपका। इससे पहले कि डॉक्टर वार्ष्णेय के साथ हम चर्चा करें, हम अपने श्रोताओं को बता देना चाहते हैं कि अगर वो भी इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं तो हमें फोन कर सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 011-2331-4444। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-11-5767। डॉक्टर वार्ष्णेय, सबसे पहले आपसे ये समझने की कोशिश करेंगे कि भारत में पिछले 3 सप्ताह से संक्रमित मरीजों की तुलना में ठीक होने वाले लोगों की संख्या ज्यादा है। ये एक सकारात्मक संदेश तो है, इसको कैसे देखते हैं? क्या कोरोना की रफ्तार धीरे धीरे कम हो रही है? देखिए, ये एक तो अच्छी बात है कि जो मतलब रिकवरी रेट जिसको हम बोलते हैं कि जो ठीक हो रहे हैं वो लगभग 80-88% के करीब पहुंच रही है काफी जगह। तो ये अच्छी बात है, लेकिन जो संक्रमण एक बार पीक में गया था, लगभग 97,000 गए थे, वो अब घट के जो 70,000 के करीब आ गए हैं। तो ये कम तो हो रहे हैं, लेकिन फिर भी हम जैसे बार बार सभी लोग कहते हैं कि हमें स्लैक होने की जरूरत नहीं है जी, क्योंकि एक तो हमने सारी एक्टिविटी खोल दी है और हम लॉकडाउन पूरा जो है लगभग खुल चुका है जी, और सामाजिक गतिविधियां भी बढ़ रही हैं, व्यावसायिक गतिविधियां भी बढ़ रही हैं, ट्रांसपोर्ट भी सब जगह हो रहा है, पब्लिक बाहर निकल के आ रही है। और ये हम लोगों ने देखा है कि पीछे के कुछ उदाहरण के जहां पे भी लोग ज्यादा इकट्ठे होते हैं, मान लीजिए कोई रिलीजियस फंक्शन है या कोई बड़ी गैदरिंग है, तो फिर इन्फेक्शन की रेट बढ़ जाते हैं। बिल्कुल। और दूसरे, अब ये जैसे हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी बोला और हम साइंटिस्ट कम्युनिटी के आगे जो है विंटर आने वाला है। अब ये अक्टूबर शुरू हो गया, नवंबर, दिसंबर या जनवरी, ये जो विंटर के महीने होते हैं, ज्यादातर इसमें रेस्पिरेटरी वायरस जो है ज्यादा एक्टिव हो जाते हैं और उनकी एक्टिविटी बढ़ जाती है। क्योंकि कोरोना भी एक रेस्पिरेटरी वायरस है और ये पहला विंटर होगा, तो ये किस तरीके से बिहेव करेगा ये तो कहना मुश्किल है, लेकिन संभावना है कि इसकी एक्टिविटी बढ़ जाए। तो इसलिए एहतियात रखना बहुत जरूरी है। और जो जन आंदोलन की आपने अभी बात करी, उसमें वही 3 फैक्टर हैं जो हर बार हम लोग लगातार बताते रहे हैं कि हमेशा मास्क पहन के रखें जब भी आप घर से बाहर निकलें, सामाजिक दूरी जितनी भी पॉसिबल हो बना के रखें और लगातार अपने हाथों की साबुन पानी से सफाई करते रहें। डॉक्टर वार्ष्णेय, कोरोना को लेकर जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है वैसे वैसे कई शोध भी प्रकाशित हो रहे हैं और कुछ ऐसी भी चीजें हैं जो लोगों के जहन में बैठ गई हैं, उन्हें पता नहीं है कि ये सही है या गलत। इस कार्यक्रम के माध्यम से हम उस पर भी चर्चा करते हैं। आपसे ये समझने की कोशिश करेंगे कि क्या कोरोना वायरस की चपेट में आने वाले लोगों के आंख में धुंधलापन आ जाता है? हाँ, देखिए, ये रिपोर्ट है, चूंकि कोरोना वायरस मुख्यतः तो देखिए जो है अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन होता है जी, और ज्यादातर केस माइल्ड होते हैं, परंतु ज्यादातर ये लंग्स में अफेक्ट करता है। लेकिन चूंकि ये वायरस है तो ऐसी काफी रिपोर्टें आई है कि ये हमारे नर्वस सिस्टम को भी अफेक्ट कर सकता है। और जब नर्वस सिस्टम अफेक्टेड होता है तो उसमें पेशेंट को जो है वो
मिर्गी के दौरे भी पड़ सकते हैं, उसमें याददाश्त की भी कमजोरी हो सकती है, उसमें पैरालिसिस भी हो जाती है। ये ब्रेन में या तो ऑक्सीजन की कमी से हो सकती है या क्लॉटिंग की वजह से। इसी तरीके से आंखों में भी जो है इसका असर देखा गया है कि कुछ परसेंटेज में 1-8% केस में रिपोर्टेड आई हैं कि कंजंक्टिवाइटिस हो जाती है, जो आंखों की झिल्ली होती है उसमें इन्फेक्शन हो जाता है और उसको कंजंक्टिवाइटिस, उससे जो है आंखों की रोशनी पे भी असर पड़ सकता है, धुंधलापन हो सकता है। परंतु ये रेयर केसेज हैं। कुछ केसेज में सुनाई देने में भी जो है खबरें आई हैं कि उनको सुनाई देने में भी परेशानी है। एक्यूट इन्फेक्शन हो गया उनका कॉक्लियर इम्प्लांट जो सिस्टम होता है और उसको एक्यूट हियरिंग लॉस भी हुआ। तो ये केसेज इक्का दुक्का जरूर आए हैं कि जहां आंखों से भी प्रभावित हुआ है, हमारे कान भी प्रभावित हुए हैं, ब्रेन का सिस्टम भी प्रभावित हुआ। परंतु मुख्यतः जो लक्षण है वो रेस्पिरेटरी होते हैं और जो ज्यादातर केसेज में जो डेथ होती है वो यही होता है कि जब निमोनिया हो जाता है और उसमें ऑक्सीजन लेवल बहुत कम हो जाता है और उसमें अगर समय पर उपचार नहीं मिल पाता, पेशेंट वेंटिलेटर पर चले जाते हैं और फिर उन केसेज में मॉर्टेलिटी होती है। डॉक्टर वार्ष्णेय, यहाँ कुछ लोगों के जहन में ये भी सवाल है कि क्या कोरोना वायरस रीढ़ की हड्डी पर भी असर डालता है? ये क्वेश्चन क्या आपने कि जो रीढ़ की हड्डी है, जो बैकबोन है, देखिए वही जो है ये मतलब स्पाइनल जो कॉर्ड होती है हमारी, जो रीढ़ की हड्डी में जैसे मैंने ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड भी अफेक्टेड हो सकती है और कुछ केसेज में ऐसे आए हैं कि हाथ पैरों में कमजोरी के लक्षण भी आए हैं और स्पाइनल कॉर्ड पे भी असर आया। लेकिन जो हड्डियां एज सच हैं उनको नहीं है, लेकिन जो हड्डियों के बीच में स्पाइनल कॉर्ड है उसमें इन्फ्लामेशन या वायरस कर सकता है और उसकी वजह से पेशेंट में कई बार पैरालिसिस के कुछ केसेस भी रिपोर्टेड हुए। डॉक्टर वार्ष्णेय, बहुत सारे मरीजों में लक्षण ही नहीं हैं और बहुत से ऐसे भी लोग हैं जिनमें बहुत हल्के लक्षण हैं, लेकिन एक शोध के नतीजे ये बताते हैं कि अगर आपको हल्का कोरोना संक्रमण है तो आप महीनों इससे बीमार रह सकते हैं। क्या कहेंगे आप इस पर? हाँ, देखिए काफी केसेज ऐसा देखे गए हैं कि जो माइल्ड केसेज होते हैं जिसमें या तो ये सिम्टोमेटिक होते हैं या बहुत ही माइल्ड इन्फेक्शन होता है शुरू में, बाद में लेकिन ये है कि जो ज्यादातर स्वस्थ व्यक्ति हैं उनमें तो लक्षण बहुत देर तक नहीं रहते, परंतु जो व्यक्ति पहले से जो है सांस की बीमारियों से प्रभावित है, जिनमें अस्थमा की बीमारी है, सीओपीडी की बीमारी है, या जो लोग ओबीज होते हैं जिसमें सांस लेने में लंग्स के फंक्शन वैसे भी पुअर होते हैं, ऐसे लोगों में लंग्स के लक्षण जो है काफी लंबे समय तक रह सकते हैं। उनको खांसी वगैरह ज्यादा लंबे समय तक रह सकती है, सांस लेने में परेशानी ज्यादा है, क्योंकि माइल्ड डिजीज भी कई बार उनकी लंग में फाइब्रोसिस कर देती है और चूंकि उनके पहले भी लंग के फंक्शन कमजोर हैं तो उसमें जब ये दोबारा लंग का और इन्फ्लामेशन होता है तो वो लंबे समय तक चलता रहता है। तो ऐसे केसेज कुछ जरूर रिपोर्टेड हुए हैं और अगर इस तरीके के मरीजों को जरूरी है कि वो दोबारा अगर उनके लंबे समय तक हैं तो वो अपने डॉक्टर के पास जाएं और फिर से उनके लंग फंक्शन टेस्ट करके अगर आवश्यक दवाएं हैं तो वो दी जा सकती हैं या बढ़ाई जा सकती है। कार्यक्रम में पहले कॉलर जुड़ चुके हैं। देश की राजधानी दिल्ली से जय किशन अग्रवाल जी हैं। कार्यक्रम में स्वागत है जय किशन जी आपका। जी डॉक्टर साहब को शत शत प्रणाम करता हूँ, साइकिल मार्केट से बोल रहा हूँ। जी नमस्कार। डॉक्टर साहब मेरे दो क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन ये है कि होम क्वारंटाइन में अगर पत्नी जो है वो अंदर है और 4 दिन के बाद उसका हस्बैंड भी हो जाता है, दोनों ही अंदर हो जाते हैं क्वारंटाइन में, तो जो ये ऑक्सीमीटर है वो दोनों एक ही ऑक्सीमीटर देते हैं और एक ही उंगली उसमें लगाते हैं और थर्मामीटर भी बुखार चेक करने के लिए दोनों एक ही इस्तेमाल करते हैं। तो क्या उनसे कोई खतरा ज्यादा बढ़ता है या नहीं बढ़ सकता है? क्योंकि ऑक्सीमीटर फिर डॉक्टर ले जाते हैं फिर और किसी को लगा देंगे, तो क्या उससे खतरा बढ़ता है या नहीं बढ़ता है? और देखिए, हेलो जी डॉक्टर वार्ष्णेय बताएं। हाँ, देखिए अगर कोई भी अगर सभी व्यक्ति कोरोना संक्रमित हैं और वो चाहे एक घर में रह रहे हो या एक जगह रह रहे हो, उनमें अगर वो आप इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहे हैं तो वो एक ही इंस्ट्रूमेंट यूज किया जा सकता है अगर वो मुंह में नहीं लगा रहे, क्योंकि ऑक्सीमीटर तो हाथ में लगते हैं और आजकल जो है वो हमारे डिजिटल थर्मामीटर आते हैं जो कि हम बगल वगैरह में लगा सकते हैं, तो उससे इन्फेक्शन ये चूंकि ऑलरेडी सभी लोग इन्फेक्टेड हैं तो वो इन्फेक्टेड आदमी दूसरे को क्या है, क्योंकि इन्फेक्टेड आदमी नॉर्मल व्यक्ति को इन्फेक्शन कर सकता है। जो कोरोना से प्रभावित व्यक्ति हैं, अभी इसीलिए हम कहते हैं कि जो कोरोना से प्रभावित व्यक्ति हैं वो सारे एक घर में रह सकते हैं, चाहे वो हस्बैंड वाइफ हो और रिश्तेदार हो या पड़ोसी हो, और जो नहीं प्रभावित व्यक्ति हैं, जो स्वस्थ व्यक्ति हैं, वो दूसरे घर में रहें। तो प्रभावित व्यक्ति को एक दूसरे से कोई भी नुकसान नहीं है, वो एक साथ रह सकते हैं।
जी बिल्कुल। और जयकिशन जी ये भी समझने की कोशिश कर रहे थे कि जब ऑक्सीमीटर सरकार ले जाएगी और दूसरों को लगाएगी तो क्या उससे भी संक्रमण फैल सकता है? ऐसा नहीं है, उसको पहले पूरी अच्छी तरीके से सैनिटाइज किया जाता है। अगर वो कोई भी इंस्ट्रूमेंट जो है, चाहे वो ब्लड प्रेशर इंस्ट्रूमेंट हो या पल्स ऑक्सीमीटर हो, या अगर वो हम उसके को उस पर यूज कर रहे हैं और वो सभी संक्रमित व्यक्ति में यूज करते हैं तो उसको यूज किया जा सकता है, उससे किसी तरीके की परेशानी होने की बात नहीं है। हाँ, संक्रमित व्यक्ति के जो इंस्ट्रूमेंट हैं या जो चीजें वो नॉन इन्फेक्टेड पेशेंट में नहीं इस्तेमाल की जा सकती। बिल्कुल ठीक। कोलकाता से शिव कुमार जी जुड़ चुके हैं कार्यक्रम से। शिव जी स्वागत है आपका। नमस्कार सर। नमस्ते। मैं जानना चाहता हूँ, 1 ईयर 11 मंथ का बच्चा है तो नेजल अगर देना पड़ता है या लेओनिन का उसको मुंह में देना पड़ता है, तो मतलब कि कोरोना से कितना डर है उसको, मतलब सामने महीना में बाहर भी जाना जरूरी है तो कितना क्या सुरक्षित रखना है और क्या उसके लिए जरूरी है? जी डॉक्टर वार्ष्णेय, ये क्या इनका सवाल एकदम 1 साल का इनका छोटा बच्चा है जी, उसमें क्या सावधानी बरते, ये कह रहे हैं कि देखिए कोई भी बात है, देखिए कोरोना इन्फेक्शन तो किसी को भी हो सकता है जी। इवन जो शुरू में पैदा हुए बच्चे हैं जिनमें कोरोना इन्फेक्टेड मदर थी, उनमें भी कुछ लोगों में कोरोना इन्फेक्शन हुआ है। ज्यादातर केस में ये इन्फेक्शन कोरोना में जो बच्चों में होता है बहुत ज्यादा सीरियस नहीं होता, क्योंकि जो कोरोना का इन्फेक्शन होता है वो एस जो हमारे रिसेप्टर होते हैं उनके द्वारा हमारे शरीर में प्रवेश करता है और ज्यादातर बच्चों में ये रिसेप्टर डेवलप नहीं होते। इसलिए ये देखा गया है कि उन लोगों में यूजली इन्फेक्शन सीरियस नहीं होता, लेकिन उनको बचाव रखने की पूरी एहतियात जरूरी है। अगर कोई भी घर में कोरोना का व्यक्ति है तो जो भी हमारे बच्चे हैं या बुजुर्ग हैं उनको बिल्कुल ही उनसे बचाव रखना बहुत जरूरी है। और अगर आवश्यक ना हो, बहुत ही ज्यादा जैसे जरूरी है, जैसे मान लीजिए बच्चे को वैक्सीनेशन के लिए अस्पताल ले जाना है या कोई बच्चा बीमार हो जाता है अस्पताल ले जाना है, तभी उसको घर के बाहर जाएं, नहीं तो उसको इतने छोटे बच्चे को घर के भीतर ही रखें। और सारे जो भी कोई भी इवन कोरोना नहीं और भी कोई इन्फेक्शन है, क्योंकि इतने छोटे बच्चों में इम्यूनिटी उतनी अच्छी नहीं होती और उनको हर तरीके के इन्फेक्शन होने का डर रहता है, तो उनको कोई भी इन्फेक्टेड व्यक्ति है चाहे वो किसी भी बीमारी से, उनसे बचाव बहुत जरूरी है। बिल्कुल। नोएडा से राजकुमार जी जुड़ चुके हैं कार्यक्रम से। राजकुमार जी स्वागत है आपका। नमस्ते सर। नमस्ते। नमस्ते सर, मेरा ये पूछना चाह रहा हूँ जी कि मेरे मुंह से बलगम आ रहा है पानी वाला जी, और बाईं साइड में पीछे दर्द भी रहता है जी, और कुछ भूख भी कम लगती है, तो ये क्या कोरोना के लक्षण है? जी डॉक्टर वार्ष्णेय, सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये आपको कब से है? ये अभी कुछ ही दिनों से हुआ है या शुरू से ही रहता है, काफी दिनों से रहता है? इनसे संपर्क टूट गया है, शायद कुछ दिनों से ही ये लक्षण इनके शरीर में दिख रहे हैं। देखिए इस समय अगर आपको पहले से, देखिए अगर आप स्मोकिंग नहीं करते या कोई और इस तरीके की तम्बाकू वगैरह नहीं खाते और ये लक्षण अभी कुछ दिनों में आए हैं, अभी आप तो लगा है कि कुछ ही 2-4 दिनों से ही आए हैं, नए लक्षण डेवलप हुए हैं, और उसमें तब तो अगर बुखार है या खांसी के लक्षण है या कोई लक्षण है तो और आपको ये भी लगता है कि आप बाहर गए हैं और शायद किसी संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आए हैं, तब तो ये आपको अपनी जांच कराना आवश्यक है। परंतु अगर ये पुराने लक्षण है, कई बार बहुत से लोग तम्बाकू का सेवन करते रहते हैं या स्मोकिंग करते रहते हैं और ये लक्षण अगर 15 दिन 1 महीने से चलने लगा था, तो फिर ये कोई कोरोना के लक्षण नहीं है और इससे डरने की जरूरत है। डॉक्टर वार्ष्णेय, कोरोना के इलाज में कई तरह की दवाइयों का इस्तेमाल हो रहा है और रोज नए नए प्रयोग भी हो रहे हैं। यहाँ बहुत सारे श्रोताओं के जहन में ये भी एक प्रश्न है और कई सारे मीडिया माध्यमों से इस पर जानकारी दी गई है कि कैंसर की दवा भी कोरोना के इलाज में कारगर है। क्या कहेंगे आप इस पर? देखिए बहुत सी दवाइयां जो है कोरोना में, चूंकि अभी स्पेसिफिक कोई मेडिसिन नहीं आई है जी, तो बहुत सी दवाइयां जो पहले हम कई बीमारियों में इस्तेमाल करते रहे हैं वो कोरोना में लोग आज जगह जगह ट्राई कर रहे हैं। इसको हम रीपर्पजिंग कहते हैं, ड्रग का रीपर्पजिंग करना। मेन बीमारी किसी चीज के लिए होती है परंतु कोरोना के लिए यूज करते हैं। इसी तरीके से जो जैसे आपने एंटी कैंसर मेडिसिन की बात की, तो जो सेरोलिमस ड्रग है या उसके रेपामाइसिन होता है जिसका सेरोलिमस के नाम से आता है, या उसके जो और डेरिवेटिव होते हैं, वो कई जगह इस्तेमाल किए गए हैं और उनके कुछ इफेक्ट
लोगों ने देखे हैं। इसी तरीके से जो है इम्यूनोमॉड्यूलेटर ड्रग हैं, जैसे टोसिलिजुमेब है या उसके कुछ और इम्यूनोमॉड्यूलेटर वो भी इस्तेमाल किए गए हैं, परंतु अभी इनके देखिए बहुत ज्यादा जो है स्टडी की जरूरत नहीं है और स्टडी की जरूरत है, और ये इतनी ज्यादा मतलब ये नहीं है कि फ्रंट लाइन दवा बन गई है। तो काफी जगह लोग आगे एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, रिपर्पजिंग कर रहे हैं, परंतु अभी हम ऐसा नहीं कह सकते कि ये पर्टिकुलर ड्रग जो है वो वायरस पे बहुत ज्यादा असर कर रही है और ये उसकी डेफिनेटिव ट्रीटमेंट। जी बिल्कुल, क्योंकि ये नोवेल कोरोना वायरस है और इस पर बहुत ज्यादा तथ्य मौजूद नहीं हैं, इसलिए जैसे जैसे समय आगे बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे शोध हो रहे हैं, प्रयोग हो रहे हैं, और प्रयोग के नतीजों के आधार पर ही डॉक्टर्स ये तय करते हैं कि कौन सी दवा किस मरीज पर कितना कारगर होगी। उत्तर प्रदेश के बलरामपुर से रिंकी तिवारी जी जुड़ गई हैं। रिंकी जी, स्वागत है आपका। हेलो जी, पूछिए, क्या जानना चाहती हैं आप? नमस्कार सर। नमस्ते। और मैं डॉक्टर साहब को भी नमस्कार करना चाहूंगी। नमस्कार। सर मैं ये जानना, जैसे आप लोग कहते हैं सामाजिक दूरी का पालन कीजिए, हमने सर पालन किया, मैंने सब कुछ मेंटेन किया वगैरह। सर जो गांव का दुकान होता है, हम जाते हैं उस पर सौदा वगैरह लेने, तो सर जब हम लेते हैं हमने बहुत फॉलो किया, सब कुछ किया। एक्चुअली कोई बीच में आकर ऐसे होते हैं लोग कि सर बीच में आगे घुस जाते हैं, और फिर जब घुस जाते हैं सर उसके अंदर होते हैं, तो हम फिर उनसे कैसे बचाव रखते हैं? तो क्या वो थैंक यू सर। बहुत व्यवहारिक सवाल है डॉक्टर। देखिए, आपका बिल्कुल आपकी चिंता बहुत स्वाभाविक है। तो देखिए, जो आजकल हम लोग जैसे अगर जो बड़े शहरों में रहते हैं तो जहाँ पे ऑनलाइन की सुविधा अवेलेबल है, लोग घर में डिलीवरी कर देते हैं, पेमेंट भी ऑनलाइन कर सकते हैं, तो वो लोग तो कुछ हद तक अगर कोशिश करें तो वो बहुत सी चीजें अपने घर पे डिलीवर करवा सकते हैं। लेकिन फिर भी मैं ये मानता हूँ कि ज्यादातर हमारे समाज में ये संभव नहीं है और दुकानों पे हमें जाना ही पड़ता है। तो एक तो जो सबसे बड़ी चीज मैं बताऊंगा कि मास्क जरूर पहने, एक अच्छा गुड क्वालिटी का मास्क जरूर पहने, और हर व्यक्ति को जो भी वहां पे है उसको भी अगर वो कहिए कि मास्क जरूर पहन के रहे, और अगर वो नहीं पहने हैं या प्रॉपर तरीके से नहीं पहना, कई बार हमने देखा है कि मास्क पहन के जाते हैं लेकिन वो अपनी नाक को हटा लेते हैं, मुंह को केवल ढक लेते हैं, वो गलत है। नाक और मुंह दोनों अच्छी तरीके से ढके होने चाहिए, और जितनी भी दूरी हो सकती है। देखिए, आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं, गवर्नमेंट ने भी गाइडलाइन दी है, कई बार दुकानदारों ने भी कहा है कि भाई कई जगह गोले बना दिए हैं कि भाई एक एक करके आप आइए। तो कोशिश ये देखिए, सामाजिक जागरूकता होना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये बीमारी देखिए पूरे समाज की बीमारी है, तो सभी को जागरूक होना पड़ेगा। और कोशिश जितनी कर सकते हैं कि भाई हम अगर कुछ दूरी बना के रखें, कि एक दुकानदार भी है कि भाई एक ग्राहक निकल जाए, उसके बाद दूसरा ग्राहक 1 फीट 2 फीट जितनी भी पॉसिबल है वो दूरी बना के रखे, और मास्क बना के रखे और मास्क पहन के रखे। और फिर जब आप कोई भी सामान वहां से लाते हैं तो उसके बाद सामान को रख दीजिए और फिर अपने हाथों को अच्छी तरीके से वॉश करिए, पहले साबुन से 20 सेकंड 30 से 40 सेकंड तक, और उसके बाद ही अपने हाथों को अपने नाक मुंह या कान पे, नाक मुंह या आंख पे लगाइए। अगर किसी तरीके से मान लीजिए बाजार में जाते हैं और आपके पास मान लीजिए साबुन वहां नहीं हो सकता, तो एक अच्छा सा सैनिटाइजर भी अपनी जेब में रख सकते हैं। कोशिश ये करिए कि जब भी कोई चीजें छूते हैं जिसमें आपको संक्रमण होने का डर रहता है, उस समय अपने हाथों को जो संक्रमित हो सकते हैं उनको किसी भी तरीके से अपने नाक मुंह आंखों पर ना लगाएं। अगर बहुत ही आवश्यक है तो फिर सैनिटाइजर से उस समय अपने हाथों को अच्छी तरीके से, जिसमें 70% से अल्कोहल होता है, सैनिटाइजर से 15 सेकंड में ही वायरस मर जाता है, तभी उसको इस्तेमाल करें। तो देखिए, ये जन जागरण की बात है। आज प्रधानमंत्री जी ने भी कहा कि हमें इस बीमारी में सबको जागरूक करना है, जितना ज्यादा हो सकता है हम लगातार बताएं, खुद भी जागरूक हों, अपने परिवार के सारे लोगों को जागरूक करें, अपने मित्रों को जागरूक करें, रिश्तेदारों को जागरूक करें, अपने अड़ोसी पड़ोसी सबको जागरूक करें। अगर हर आदमी ये जिम्मेदारी ले तो ये इन्फेक्शन को फैलने से हम काफी हद तक रोक सकते हैं। यही एक तरीका है, क्योंकि जब तक हमारे पास कोई इफेक्टिव एंटीवायरल मेडिसिन नहीं आती या कोई वैक्सीन नहीं आती, तब तक बचाव का यही तरीका है और कोई तरीका नहीं। बिल्कुल, प्रधानमंत्री ने बहुत ही साफ तौर पर कहा है कि जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। तो आप जहां भी हैं सुरक्षित दूरी का जरूर पालन करिए। लॉकडाउन के दौरान आपने देखा होगा कि बहुत कम दुकानें खुली थी और उन दुकानों के सामने घेरे बना दिए गए थे कुछ दूरी पर कि लोग उतनी दूरी पर खड़े हों।
अब घेरे नहीं हैं, लेकिन आपको अपनी विवेक से, आपको अपनी समझदारी से काम लेना है, तभी कोरोना संक्रमण से आप और आपका परिवार बचा रहेगा। गुरुग्राम से अशोक जी जुड़ चुके हैं। कार्यक्रम में स्वागत है अशोक जी। सर मैं अशोक कुमार बोल रहा हूँ सर, गुरुग्राम से। जी सर मेरा सवाल ये है कि सर मेरा एक बच्चा है 5-6 साल का, तो वो डबल निमोनिया उसको बचपन में हो गया था जी। तो सर उसको कोरोना से कितना खतरा है? हालांकि हमारे गांव में यहाँ पे तो इतना वो है नहीं कि मतलब बिल्कुल कोई मरीज भी नहीं है। और सर दूसरा सवाल ये है कि हम हॉस्पिटल में जाते हैं तो वहाँ पे डॉक्टर जो होते हैं सर कम से कम 8-10 फीट की दूरी पे एक रस्सी लगाई हुई है जी। तो वहाँ से हम अपनी परेशानी भी नहीं बता पाते हैं सर। तो इस चीज के लिए सर कब सोल्यूशन हो पाएगा सर इस चीज के लिए? थोड़ा देखिए, अगर बचपन में उनको कोई निमोनिया इन्फेक्शन हो गया तो उससे इसका कोई, अगर वो निमोनिया इन्फेक्शन बच्चों को बहुत से हो जाते हैं, वायरल निमोनिया भी हो जाते हैं या बैक्टीरियल निमोनिया है, उससे वो पूर्ण रूप से ठीक हो गए तो आप उस बीमारी से इसका कोई संबंध नहीं है। लेकिन कोरोना से जो हमने कहा कि बचाव करना है वो जरूरी है, क्योंकि कोरोना इन्फेक्शन किसी को भी हो सकता है। जहां तक देखिए अस्पताल में आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो कई बार ये होता है कि डॉक्टर लोग अगर उनको लगता है कि लक्षण सामान्य है, केवल बात करने से या लक्षणों को जानने से जो है वो इलाज कर सकते हैं तो वो करते हैं। अगर जांच की जरूरत होती है तो फिर वो जांच भी करते हैं। और क्योंकि देखिए पीपीई किट पहन के जो है डॉक्टर के लिए तो मरीज को अल्टीमेटली अगर मरीज सीरियस है तो उसे जांच करना ही पड़ेगा, उसके पास आना ही पड़ेगा। लेकिन उनके लिए बचाव के पूरे साधन होते हैं, उनके लिए स्पेशल पीपीई किट होते हैं, वो पहनते हैं, N95 मास्क पहनते हैं, फेस शील्ड लगाते हैं, ग्लव्स वगैरह पहनते हैं। और इस तरीके से जो गंभीर से गंभीर भी व्यक्ति कोरोना के हैं उनका लगातार इलाज करते हैं। तो डेफिनेटली ओपीडी में कई बार मैं ये मान सकता हूँ आपकी बात कि वो शायद कुछ दूरी बना के रखते हैं, परंतु अगर जरूरत होती है तो डॉक्टर लोग उचित तरीके से पूर्ण सुरक्षा लेते हुए आपको जांच भी करेंगे और आपका इलाज भी करेंगे। जी बिल्कुल। महाराष्ट्र के ठाणे से हरीश जी जुड़ चुके हैं। कार्यक्रम में स्वागत है आपका। हेलो जी, पूछिए क्या जानना चाहते हैं आप? हाँ नमस्ते सर जी। नमस्कार। हाँ सर, ये क्या गरीब आदमी ये वैक्सीन अफोर्ड कर पाएगा? डॉक्टर वार्ष्णेय ये जानना चाहते हैं कि जो समाज के कमजोर वर्ग के लोग हैं, क्या वैक्सीन उन तक पहुंच पाएगी? हाँ देखिए, अगर पहली बात तो ये है कि अभी वैक्सीन कब आती है, और जब वैक्सीन आएगी तो देखिए ये गवर्नमेंट जिस तरीके से जो आप देखते हैं कि प्राइमरी इम्यूनाइजेशन जैसे गवर्नमेंट देती है, सब जगह फ्री वैक्सीन देती है, तो ये जो वैक्सीन है वो कॉमर्शियली अवेलेबल नहीं होगी। ये वैक्सीन गवर्नमेंट की ही कंट्रोल्ड सप्लाई में होगी और गवर्नमेंट उसमें देखिए प्रायोरिटी के हिसाब से देगी, क्योंकि कितनी वैक्सीन उपलब्ध है तो उसमें कुछ ग्रुप बनाएंगे। पहले ये है कि जो लोग बहुत ज्यादा वल्नरेबल हैं, जैसे जो हेल्थ स्टाफ हैं या जो बहुत ज्यादा जिनको असेसमेंट होता है कि इनको इन्फेक्शन होने का खतरा है, पहले उस ग्रुप को दिया जाएगा, बाद में और ग्रुप को दिया जाएगा। और नेचुरली अगर हम अपने देश की बात करें तो 130 करोड़ व्यक्ति हैं, तो डेफिनेटली आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी बात है। तो पहली बात तो इतनी मात्रा में वैक्सीन उपलब्ध होना, फिर सब तक पहुंचाना, वो भी एक बहुत बड़ी एक्सरसाइज होगी। परंतु जो भी एक्सरसाइज होगी वो सरकार उचित निर्णय लेकर और कंट्रोल तरीके से करेगी। उसमें ये नहीं होगा कि फ्री मार्केट होगा और इंडिविजुअल जाके जो है वो ज्यादा पैसे दे के या किसी तरीके से ले ले और जो गरीब व्यक्ति को वो दवा ना मिले, ऐसा नहीं होगा। जी हाँ, बिल्कुल। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लाल किले के प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि वैक्सीन जब भी आ जाएगी उसे जन जन तक पहुंचाने की रूपरेखा सरकार ने तैयार कर ली है, इसलिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। सरकार ने आपका पूरा ध्यान रखा है। जौनपुर से राजधर मिश्र जी जुड़ चुके हैं। राजधर जी, स्वागत है कार्यक्रम में आपका। नमस्कार सर। जी नमस्ते सर, मेरे 2 सवाल हैं जी। तो पहला सवाल ये है कि WHO का रिपोर्ट आया था कि हर 10वां आदमी कोरोना पॉजिटिव है जी। सर, क्या सही है क्या? ऐसा मेरा दिलचस्प सवाल ये है कि सर्दी में कोरोना क्या और इसमें के बारे में क्या सर? जी डॉक्टर वार्ष्णेय, इनका पहला सवाल ये है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 1-2 दिन पहले एक आंकड़ा जारी किया था और वो आंकड़ा ये बताता है कि विश्व में हर 10वां व्यक्ति कोरोना से संक्रमित है। ये जानना चाहते हैं कि क्या ये सही तथ्य है? आपका मैं सवाल सुन नहीं पा रहा हूँ। डॉक्टर वार्ष्णेय, राजधर जी ये समझना चाह रहे हैं कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 1-2 दिन पहले एक आंकड़ा जारी किया था और उस आंकड़े के अनुसार विश्व में हर 10वां व्यक्ति कोरोना से संक्रमित है। क्या ये तथ्य सही है?
हाँ, देखिए ये जो है जैसे हमने कहा ना, जिसको हम सीरो सर्वे बोलते हैं या एंटीबॉडी टेस्ट बोलते हैं, तो ये हम पॉकेट्स में जैसे एंटीबॉडी करते हैं। अगर आपने पहले भी अभी सुना होगा कि हमारे देश में भी जैसे दिल्ली में है 2 सीरो सर्वे हुए, जिसमें एक में पहले 24% आए, फिर 29% आए, तीसरे में 25% आए। तो ये पॉकेट्स में जो है, डिफरेंट पॉकेट्स में जो स्टैटिस्टिकल मॉडल होता है उससे सर्वे किए जाते हैं और उस सर्वे में देखा जाता है कि कितना पॉपुलेशन इंफेक्ट हो गए। वो उस सर्वे को फिर एक्स्ट्रापोलेट किया जाता है पॉपुलेशन से। तो उस तरीके से जैसे हम कहते हैं कि दिल्ली में लगभग 1/4 लोग जो है संक्रमित हो चुके हैं, तो इसका ये मतलब नहीं है कि भाई दिल्ली की आबादी अगर 2 करोड़ है तो हमने 50 लाख लोगों पर टेस्ट कर लिया। टेस्ट कुछ हजारों पे होता है और उसके सैंपल साइज होते हैं। उस सैंपल साइज में सर्वे करके ये देखा जाता है कितने लोगों में इन्फेक्शन होगा। इसी तरीके से जो विश्व स्वास्थ्य संगठन है, तो डिफरेंट जगह पे सर्वे किए गए हैं, तो उनका ये अनुमान है कि लगभग विश्व की 10% आबादी जो है वो इससे इन्फेक्टेड हो चुकी है और उसमें एंटीबॉडी लेवल पाए गए हैं। ये उनका अनुमान। और इनका जो दूसरा सवाल था कि सर्दी में कोरोना की रफ्तार क्या होगी, हम इस पर इस कार्यक्रम में पहले ही चर्चा कर चुके हैं। ओडिशा से अब्दुल खालिक जी जुड़ चुके हैं। अब्दुल जी, स्वागत है आपका। अब्दुल जी, आप हमें सुन पा रहे हैं तो अपना सवाल पूछिए। जी, क्या जानना चाहते हैं आप? मुझे एलिया का बच्चा पैदा था, उनको बुखार होता है, दूध पिला सकती हैं या नहीं? ये जानना चाहते हैं कि एक गर्भवती महिला ने शिशु को जन्म दिया है, उन्हें बुखार रहता है, क्या वो अपने बच्चे को स्तनपान करा सकती हैं? कितना सुरक्षित है? ये अगर वो इस समय देखिए, अगर वो गर्भवती महिला पहले से संक्रमित है तो उनके बच्चे को संक्रमण होने का खतरा हो सकता है। लेकिन अगर वो संक्रमित नहीं है और बच्चे को बुखार है तो उसका कारण शायद कोरोना ना हो, कुछ और तरीके के संक्रमित होते हैं। फिर भी जो डॉक्टर को दिखाना बहुत जरूरी है और वो बच्चे को जांच करके अगर आवश्यक होगा तो कोरोना की भी जांच कर सकते हैं। लेकिन आज के समय में अगर किसी भी व्यक्ति को बुखार आ रहा है या सांस लेने की तकलीफ हो रही है तो उसमें हम कोरोना का टेस्ट मैंडेटरी सभी में करते हैं। जी हाँ, बिल्कुल, जांच बहुत जरूरी है। डॉक्टर वार्ष्णेय, चलते चलते हमारे श्रोताओं को क्या संदेश देंगे जब अनलॉक 5 में बहुत सारी चीजें खुल गई हैं? बिल्कुल, देखिए यही संदेश देने हैं कि जब तक हमारे लिए कोई वैक्सीन नहीं उपलब्ध आती तब तक बचाव ही एक तरीके से इसकी वैक्सीन है। और बचाव के वही 3 चीजें हैं जो बार बार हम लगातार कहते हैं कि अच्छा मास्क, बाहर जब भी घर से बाहर निकलें मास्क पहन के रखें, सामाजिक दूरी जितनी रख सकते हैं वो रखने की कोशिश करें और अपने हाथों को अच्छी तरीके से सफाई करते रहें और स्वस्थ भोजन लेते रहें और एल्कोहल या नशा या स्मोकिंग इस तरीके का कोई सेवन ना करें। रेगुलर हल्की एक्सरसाइज करते रहें, योगा वगैरह आप कर सकते हैं, वो भी इम्यूनिटी बढ़ाता है। और इम्यूनिटी बूस्टर बहुत सी आयुर्वेदिक औषधियां हैं जो हमारा आयुष मंत्रालय बता रहा है, उनका सेवन भी कर सकते हैं उचित मात्रा में। अगर हम ये सब करेंगे तो हम इस इन्फेक्शन से अपने को बचा सकते हैं और समाज को भी हम इस तरीके से इस बीमारी से बचा सकते हैं। जी बिल्कुल। डॉक्टर वार्ष्णेय, आकाशवाणी के इस खास कार्यक्रम से जुड़ने के लिए और विशेषज्ञ राय साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो जैसा कि डॉक्टर वार्ष्णेय बता रहे थे कि मास्क पहनना बहुत जरूरी है और इस बात का भी ध्यान रखना काफी आवश्यक है कि मास्क सही से पहना जाए, नाक और मुंह दोनों ढके रहें। जहां भी आप जाएं सुरक्षित दूरी का पालन करने की कोशिश करें। थोड़ा मुश्किल जरूर है, लेकिन अगर आप मन में ठान कर निकलेंगे कि हमें दूसरे व्यक्ति से 6 फीट की दूरी बनाकर रखनी है तो शायद आप सफल भी हो जाएंगे। और हां, आप हाथ धोएं, जहां पर हाथ धोने की सुविधा उपलब्ध नहीं है आप सैनिटाइजर का प्रयोग करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो जन आंदोलन है उससे जुड़िए, अपने आसपास के लोगों को भी जोड़िए और कोरोना की इस मुहिम में एक जिम्मेदार नागरिक होने का फर्ज निभाइए। स्वस्थ रहिए, खुशहाल रहिए। नमस्कार। कोविड-19 विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर चर्चा, जिसे प्रस्तुत कर रहे थे आकाशवाणी संवाददाता आनंद श्रीवास्तव। इस कार्यक्रम में आमंत्रित स्वास्थ्य विशेषज्ञ थे डॉक्टर A.K. वार्ष्णेय। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है airnsdtalks@gmail.com। ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.com।